पढ़ते हुए बोर हो गए हैं, क्या करें। मैं तो बहुत बोर हो गया हूँ। चलो कहीं चलते हैं घूमने। कहाँ चलें भाई? अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन अब कहीं दिल्ली की इस भीड़ भाड़ से निकलकर थोड़ा सा कहीं हम पहाड़ों की तरफ चलते हैं। चलो भाई शिमला चलते हैं। हाँ भाई शिमला चलते हैं। ठीक है, आप अपने घर से निकले अपना पूरा बैग वैग पैक करके और दिल्ली से शिमला की ओर निकल लिए। तो एक बार बताओ मुझे, जब दिल्ली से शिमला के लिए तरफ निकलोगे तो क्या कुछ घंटों में पहुंच जाओगे? अरे नहीं मैम, कैसी बातें कर रही हो, इतना लंबा रास्ता है वो तो। कितने किलोमीटर का रास्ता है भाई? हम तो रुक के जाएंगे। ना जी, हम तो रुक के जाएंगे, हम तो स्टे करते हुए जाएंगे। तो चलो भाई एक होटल देख लेते हैं, वहाँ हम रुक जाते हैं, आराम करके फिर अगले दिन सुबह फिर निकलेंगे। ठीक है भाई। तो आप इस रास्ते जब जा रहे हो तो आप बीच में रुके, दैट इज आपने स्टे किया, आप रुके। ठीक, तो ये क्या है? ठहराव। ये कैसा है? एक तरह का ठहराव। फिर आप नई एनर्जी के साथ फ्रेश होके नेक्स्ट डे फिर से निकल लिए और अपना शिमला पहुंच गए। क्लियर हुई बात? तो मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि जिस तरह से आप दिल्ली से निकलकर शिमला पहुंचे, ठीक, तो आपने बीच में स्टे किया। क्या करा? स्टे किया। बिल्कुल उसी तरह से जब कोई भी रिएक्शन होती है तो क्या वाकई में वो तुरंत एकदम से प्रोडक्ट दे देती है? नहीं। जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो जब होती हैं, ठीक है, तो उनके होने में कोई एक वन स्टेप प्रोसेस नहीं होता है। बीच में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं? वो फाइनल प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे मान लिया मैं कोई भी रिएक्शन कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने CH3OH, ठीक, इसकी रिएक्शन कराई CH3COOHC। ये एसिड है और ये अल्कोहल है, और मिलकर क्या बनाते हैं? एस्टर बनाते हैं। तो क्या एस्टर वन स्टेप प्रोसेस है? नहीं। क्या होगा इसमें? पहले यहाँ से H निकलेगा, फिर OH निकलेगा, और फिर ये दोनों जुड़ के अलग हो जाएंगे और यहाँ हमारा दोनों मिलकर एस्टर बन जाएगा। लेकिन बीच में क्या हुआ? बीच में क्या हुआ होगा भाई? CH3COO, ठीक, ये अलग हुआ अपना, OH यहाँ से अलग हो गया, ये अलग बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जब कोई प्रोसेस एक बार में नहीं हो रहा है, बीच में रुक रुक के हो रहा है, तो बीच में कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट। जैसे आप दिल्ली से शिमला एक बार में नहीं पहुंचे, रुक कर गए, बीच में आपने स्टे किया। बिल्कुल उसी तरह से जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो एक बार में रिएक्टेंट के मिलकर प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, बीच में कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं। वो इंटरमीडिएट्स ऐसे होते हैं जो मिलकर पास फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। इन इंटरमीडिएट्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं और तुरंत प्रोडक्ट्स की ओर जाते हैं। डेट इज कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब कोई भी रिएक्शन हम उसका ग्राफ खींचें तो क्या होगा? हमने यहाँ से क्या करा? रिएक्टेंट के लिया, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है ना। ये रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं? रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाया, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट की एनर्जी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट से भी ज़्यादा होती है, इसलिए हमने उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे करके ये जो है क्या बनाया इन्होंने? प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट की एनर्जी और भी कम हो गई। क्लियर हो गई बात? तो डेट इज दिस क्या कि जब भी कोई रिएक्शन होती है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाती है, बीच में कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट्स कंपाउंड्स बनते हैं जिनको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आज की वीडियो में हम उसका ओवरव्यू जानेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसमें पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, उनकी पूरी डिटेलिंग स्टडी करेंगे हम, ठीक है, और जानेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सार में। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं
उनका पूरा ओवरव्यू आज की वीडियो में हम लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ये कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं चार्ज्ड और एक होते हैं न्यूट्रल। ठीक, दो पॉसिबिलिटी है, या तो इंटरमीडिएट पे कोई ना कोई चार्ज होगा, नहीं तो फिर वो न्यूट्रल होगा। अब चार्ज कौन कौन से टाइप के होते हैं भाई? ये जो चार्ज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कार्बोकैटायन और सेकंड होते हैं कार्बेनायन। न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल में सबसे पहला होता है फ्री रेडिकल, देन कार्बीन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। ये जो कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन मैंने लिखवाए हैं ये मोस्टली आपके कॉम्पिटिशन्स लेवल के हैं, ठीक है ना। इंटरमीडिएट लेवल पे इतना नहीं पूछा जाता है कि कंपटीशन लेवल का है, ठीक है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे ज़रूर, ठीक है ना। मेन आपके इंटरमीडिएट में तीन आते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन एंड देन फ्री रेडिकल। ठीक, ये होते क्या है थोड़ा सा हम इनको समझ लेते हैं। कार्बोकैटायन मतलब क्या? कार्बन है। कार्बन जब कैटायन बन जाए, इट मीन्स कार्बन पर जब पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जैसे मान लिया, कैसे मैं इसको बनाऊंगी कार्बोकैटायन की बात करें तो ये देखिए आप, जैसे CH4 है, मीथेन है, क्या है? मीथेन। मैंने इसमें से H पॉजिटिव निकाल दिया तो क्या बन गया? ध्यान से देखो, CH3- बन गया। ठीक, यही मैं इस मीथेन में से हाइड्राइड आयन निकाल दूं तो क्या होगा? CH3+ बन जाएगा। अब आप ये सोचो कि ये होता कैसे है? ये होता कैसे है भाई? देखो कैसे होता है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और हर वैलेंसी से एक एच एटम जुड़ा होता है। अगर मैं H पॉजिटिव निकालूं, H पॉजिटिव का मतलब क्या? देखो, हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन और कार्बन का अपना एक इलेक्ट्रॉन, यही तो बॉन्डेड है। मैंने ये कहा कि हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दिया कार्बन पर और ऐसे ही निकल गया, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन पर छोड़ दिया और H पॉजिटिव के रूप में निकल गया। तो जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास आ गया? कार्बन के पास आ गया। तो कार्बन के पास जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो तो है ही है, लेकिन उसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रखा है। तो यही जो CH3 हम बना रहे हैं, ये जो CH3 बचा, इसके ऊपर क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज आ गया, नहीं आ गया? वासन में कि नेगेटिव चार्ज कैसा आया? ये चीज़ कैसे हुई? देखो, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर ये समझ लोगे तो कोई भी कार्बोकैटायन और कार्बोनायन समझने में दिक्कत नहीं होगी। वो हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन भी कार्बन पे छोड़ के चला गया, ठीक, H पॉजिटिव के रूप में निकल गया, और वो इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर जब आया तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हो गया हमारा कार्बेनायन। क्लियर होगी बात? अब यही CH4 में अगर मैं ये कहूँ कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया, दूसरी कंडीशन क्या है? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया। भाई जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लिया, ठीक, और साथ में इसने एक काम और करा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया साथ में। भाई अपना इलेक्ट्रॉन तो लेगा ही, तो लेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके निकल लिया। तो जब कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन खींच लिया इसने तो उस पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी चला गया तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया भाई? अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आई बात समझ में? तो क्या बन गया? ये कार्बोकैटायन बन गया। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? तो इस तरह से बनते हैं। अब कितने टाइप के होते हैं? थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं हम कार्बोकैटायन। जैसे मान लिया मैंने एक ही कंपाउंड लिया, CH3 CH CH3 1 2 3 4 CH3, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ? इसका मैंने हाइड्राइड आयन निकाला, ठीक,
हाइड्रोजन निकाला तो क्या हुआ, CH3 CH3 CH3, इससे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर हुई बात। तो ये कौन सा हुआ, कार्बोकैटायन। ठीक, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेके निकल लिया, तो दैट इज पॉजिटिव चार्ज। क्या बन गया ये, कार्बोकैटायन। अगर यहाँ H पॉजिटिव निकलता तो क्या बनता भाई, तब यहाँ बन जाता कार्बेनाइन। अब उसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कि जब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे, कि तभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं आज, ठीक है ना। क्लियर होगी बात। ये डेट इज कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन क्या होते हैं। ठीक, अब न्यूट्रल की बात करें, वही हमें ये तो यहाँ दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, लिस एसिड होगा ये। और कार्बोनाइन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तभी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो या तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान करो ये क्या चीज़ है, यहाँ पे ये जो मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया है इसका मतलब क्या है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर। कैसे, कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात, समझ में आई बात। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आया वो क्यों आया, इसमें पॉजिटिव चार्ज, जो कार्बोकैटायन हमारा ये बन रहा था इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों आया भाई, वो इसलिए आया क्योंकि वो जो हाइड्रोजन था अपना इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ नहीं हुआ। ठीक, क्लियर होगी बात, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है यहाँ पे। अब देख लो ऑक्टेट देख लो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तभी 8 हो पाएंगे। क्लियर हुई बात। लेकिन न्यूट्रल हम किस केस में कहेंगे, हम न्यूट्रल किस केस में कहेंगे, जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, सारा खेल किसका हो, एक इलेक्ट्रॉन का, और वो भी क्या, फ्री रेडिकल। ठीक, अब फ्री रेडिकल किन केसेस में बनते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। सनलाइट होती है या पेरोक्साइड हो, उसके प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं, ये भी हाईली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। किस तरह से बनते हैं, जैसे मान लिया मैंने ये रिएक्शन ली है, देखो जैसे मान लिया मैंने ये लिया CH3 इथेन ली, ठीक है, और सनलाइट में इसको रख दिया तो क्या टूटा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है ना, ब्रेक हुआ ये बॉन्ड। और किस तरह से ब्रेक हुआ कि ये जो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो एक एक दोनों पे बट गए और क्या बन गया, फ्री रेडिकल। हमने होमोलिटिक क्लीवेज पढ़ा था, याद आ रहा है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज। ठीक, इसकी वीडियो मैंने बनाई है, आप सर्च कर लेना होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज के नाम से, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसका लिंक, कि उसमें हमने पढ़ा था कि हेटेरोलिटिक क्लीवेज जब होता है तब कार्बोकैटायन एंड कार्बोनाइन बनते हैं, और जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है तब फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्लीवेज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपस में बट रहे हैं, एक एक करके इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डेट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। क्लियर की बात। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ये दोनों तो कहीं ना कहीं अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़कर हम इनकी स्टेबिलिटी को घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल अनस्टेबल होता है हाईली, ये तुरंत रिएक्शन करता है। ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबल नहीं कर सकता, ये हाईली अनस्टेबल होता है। ये बात आप खास तौर से ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात, आई बात समझ में। ठीक, तो ये हो गए आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन क्या होते हैं ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई। कार्बीन क्या होती है, जब p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, आई बात समझ में, एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो,
कुछ रिएक्शंस में इस तरह के इंटरमीडिएट भी बनते हैं जिन्हें कार्बिन कहते हैं। ठीक, ये दो टाइप की होती है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बिन, इसको भी हम पढ़ेंगे। हम बात करें नाइट्रीन क्या होती है भाई। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ठीक, वो लोन पेयर जो होता है उसमें क्या हो, जब हम इसकी H हटा दें, ठीक, और देन Cl भी हटा दें, तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। ये एक लोन पेयर तो यहाँ रहेगा। ठीक, और देखो ये जो H निकला डेट इज फॉर्म इन HN की फॉर्म में निकला। ठीक, जब HN की फॉर्म में निकला तो अपना इलेक्ट्रॉन भी छोड़ गया। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके पास ये हो गया, लेकिन Cl जो है अपने साथ साथ इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया Cl माइनस की फॉर्म में। ठीक, तो जब Cl माइनस की फॉर्म में निकल लिया और क्लोरीन जो है अपने p ऑर्बिटल से इसके p ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो वो p ऑर्बिटल अब खाली हो गया। तो इस नाइट्रीन के पास क्या होता है, ये वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से ये नाइट्रीन बन जाती है। ठीक, इसका ही प्रोसेस पढ़ेंगे। क्लियर है? बेंजाइन क्या होती है भाई? ये बेंजीन है हमारी। ठीक, जब इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है यहाँ पर डीलोकलाइज करे, क्या करें, यहाँ पर इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर जाता रहे, तो इस टाइप की कंडीशन जो कहलाती है वो कहलाती है बेंजाइन। ठीक, ये आता कैसे है, किस तरह बनता है बेंजाइन, इसका एग्जिस्टेंस क्या है और इसकी वैल्यू क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो ओवरव्यू आपने जान लिया कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कितने टाइप के होते हैं और उनमें क्या क्या खासियत है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे हर एक इंटरमीडिएट्स की डिटेल स्टडी और किस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट हो जाएगा, उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करते चलेंगे ताकि हम ये जान लें कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है ना, क्योंकि देखो बच्चों, आप अभी तक ये सोचोगे कि मैडम ने अभी तक क्वेश्चन कराए क्यों नहीं प्रीवियस ईयर के, बताइए मैंने क्यों नहीं कराया, क्या वजह रही होगी इसकी, आपने सोचा कभी? अगर मैं आपको रेजोनेंस का कोई भी क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन बन रहा होगा, कार्बोनाइन बन रहा होगा। अगर मैं आपको कहीं कार्बोकेटाइन का क्वेश्चन कराऊंगी तो वहाँ कहीं ना कहीं रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन की फिनोमेना हो रही होगी। तो कहने का मतलब ये कि आप जब तक सारे बेसिक नहीं पढ़ लोगे, आप हाइपर कंजुगेशन ना पढ़ लो, जब तक आप रेजोनेंस नहीं जान लो कि क्या होता है, जब तक आप ये ना जान लो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनका क्या वैल्यू है, क्या इनका अस्तित्व है, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, अलग नहीं होती हैं। कहीं रेजोनेंस हो रहा है तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन बनने के साथ साथ वो हाइपर कंजुगेशन का फिनोमेना भी लग रहा है, तो आप स्टेबिलिटी कैसे बताओगे? तो कहने का मतलब क्या, आपको सारी चीज़ें पहले पढ़ लो, बेसिक जब जान लोगे, जब सब चीज़ें पढ़ लोगे, उसके बाद जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको और क्वेश्चन के आंसर भी निकल कर आएंगे। क्लियर हो गई बात? तो थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आप इसको समझो, करो। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम सब डिटेल में पढ़ेंगे हर एक पॉइंट को, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, देन ये हमारे तीनों, ठीक है, न्यूट्रल, रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फिर देन इनके जो है क्वेश्चंस हम स्टार्ट कर देंगे प्रीवियस ईयर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए आप, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।